हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? कैसे हो आप लोग? चलो, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंग नहीं उड़ा रहे क्या भाई आज? नहीं? क्यों? गुड इवनिंग आकाश। अच्छा, बसंत पंचमी वाले दिन उड़ाया जाता है। क्लासेस? तो कितनी क्लासेस है अभी? कौन सी क्लास चल रही है? तीसरी? राधे राधे। चलो, लास्ट क्लास है। वैसे भी सारा टाइम तो चला ही गया ऑनलाइन क्लासेस में, है ना? बिल्कुल, मेरी मेरी भी लगातार क्लासेस है। मेरा भी सारा का सारा टाइम चला गया। चलो, बिल्कुल उड़ाता हूँ यार। बचपन में तो मैं बहुत पतंग उड़ाता था, लेकिन अब वही है, जब आप नौकरी करते हो ना तो आपको समय नहीं मिलता। चलो, करें क्लास को स्टार्ट। वैसे बच्चे कम है ना आज, है ना? ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में कम है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, है ना? चलो भाई, सब बच्चा पार्टी आ गई। बिल्कुल ले लो बेटा, आप ही ले लो, आप ही का है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? या मेरे मेरे पीछे कुछ घूम रहा है? मेरे पीछे कुछ भी नहीं घूम रहा है यार, बैकग्राउंड है वो। ठीक है। चलो, अब ये फालतू की बातें करते हैं खत्म। ये बताओ, जो होमवर्क दिया था उसमें से क्वेश्चंस हुए थे क्या? लास्ट क्लास में मैंने ओवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक दिए थे, और आपको रेस नंबर 1 दिया था। यही दिया था ना? चलो, 12 तक दिए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं। पहले तो बात करेंगे आज के मेन्यू की, कि भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग पे डाल देता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। प्रीवियस क्लास किसकी थी? ओसी की। चलो, अश्विनी भाई की। बढ़िया। चलो, करें स्टार्ट, है ना? तो आज की क्लास की बात करें, तो आज की डेट आप सबको पता है। आज कितनी तारीख है? 14 तारीख है ना? 14 जनवरी 2022। 2022 आ गया। कोरोना 2 साल का हो गया, है ना? चलो, है ना? तो आज के डिस्कशन की बात करें, तो डिस्कशन हमें जो करना है मैं वो बता देता हूँ। है ना? डिस्कशन हमें करना है एक तो रेस का, रेस नंबर 1। एंड शीट के मैंने O1 के क्वेश्चन दिए थे, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो अभी ये अपन करेंगे, लगभग लगभग आधा एक घंटा पढ़ लेते हैं, और आधे घंटे के बाद अपन लोग डिस्कशन करेंगे, तो जितना भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, पहले पढ़ लें। चलो भाई, तो आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स गो, विल स्टार्ट। एंड द टॉपिक इज एनर्जी ऑफ एसएचएफ।
हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम की। तो लाइव क्लास जो बच्चे अटेंड करते हैं ना उसी में मजा है यार, रिकॉर्डिंग देखने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन तो उन्हीं से हो पाता है जो लाइव में रहते हैं। बिल्कुल रेस में है बेटा, बिल्कुल शुभम, मैं ना सही बोल रहा हूँ, रेस में एनर्जी ऑफ एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। चल एक सिंपल से इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, क्लियर है, और अभी ब्लॉक कहां पर है, एनएलपी पे, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के, ब्लॉक का मास हो गया एम। मुझे बताओ अब मान लो मैं ब्लॉक को, अभी बताओ ब्लॉक कहां पर होगा, ये एनएलपी है क्या, वही इसका इक्विलिब्रियम होगा क्या, होगा ना। क्योंकि अगर एनएलपी की बात करें तो एनएलपी पर स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन फोर्स नहीं होता, और इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर स्प्रिंग पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। और अगर अभी देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यही इसका इक्विलिब्रियम होगा। मान लो मैंने इस स्प्रिंग को खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करने लग जाएगी, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट क्या करना स्टार्ट कर देगी, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगी। मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो ब्लॉक है वो मीन से यहां से एक्स डिस्टेंस पर, ब्लॉक यहां पर, मुझे बता सकते हो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है ना, याद कर लो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होती है। क्योंकि इनिशियली ब्लॉक एनएलपी पर था, तो एनएलपी पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सही है। तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, इनिशियली ब्लॉक एनएलपी पर था तो एक्स इनिशियल 0 और एक्स फाइनल हो गया एक्स के बराबर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, लिख सकते हो ना। तो क्या मैं इस x को यहां पे पुट कर सकता हूं क्या, तो अगर मैं इधर पुट करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के, x को क्या लिख सकता हूं मैं, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये क्या बनेगा बेटा, हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिख सकता हूं। मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूं थोड़ा सा, क्या मैं k को, ओमेगा को अंडर रूट ऑफ k बाय m लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो क्या मैं k को m ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं ना। तो मैं k की जगह यहां पे पुट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी हाफ k की जगह आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई, क्लियर है। तो देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम को हाफ के एक्स स्क्वायर भी बोल सकता हूं, मैं इसको हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव भी बोल सकता हूं, और मैं के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकता हूं। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, सही बात है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। ये बताओ अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है
हाँ यहाँ पर ना बिल्कुल, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, थैंक यू रोहिणी, है ना, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो क्या मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो क्या मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो चलने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और पार्टिकल एसएचएम भी कर रहा है तो क्या मैं वेलोसिटी को ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, इसको इधर पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, v को लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बोलो कितना बना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया ना, सिंपल है। क्या मैं एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूं, अभी तो बताया, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, और हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख दूं तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, सही बात है। तो मेरे पास पोटेंशियल आ गई, मेरे पास काइनेटिक आ गई, क्या मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बता टोटल एनर्जी क्या होता है, दिस इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल क्या बनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक क्या बनी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आया कितना, हाफ के ए स्क्वायर, कितना है, हाफ के ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से समराइज करूं, और ध्यान से सुनना, क्लियर हो रही है बात, अगले पेज पे जा रहा हूं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, तो आपके पास आया हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, तो टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। देखो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये बताओ टोटल एनर्जी में हाफ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हाफ तो कांस्टेंट है, के भी कैसा है, कांस्टेंट है, ए भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कैसी आई, दिस इज कांस्टेंट। क्या ये पोजीशन पर एक्स पे डिपेंड कर रही है क्या, क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, अगर पार्टिकल जैसे एसएचएम करेगा, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी समय के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, हर पोजीशन पर टोटल एनर्जी रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर एंड दैट इज नोन एज एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम। यहां पर ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम,
एक नोट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। चलो अब इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना। इधर देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो ये मैंने एक SHM बना लिया, जैसे मान लो ये x इक्वल्स टू 0 है, ये मेरी मीन पोजीशन थी, ये x इक्वल्स टू +a और ये x इक्वल्स टू -a। सही बात है बेटा। अगर फ्रिक्शन, देखो कैसी बातें कर रहे हो हम, जो अभिनव हम जो पढ़ रहे हैं ना, वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि हम जो SHM पढ़ रहे हैं वो अनडैम्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इस केस में हम फ्रिक्शन या ऐसा कोई भी फोर्स जो एनर्जी को लॉस करता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ ऐसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं जब सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, और सिस्टम पर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। सही है। तो ये मेरा मीन हो गया, ये मेरा एक्सट्रीम हो गया, ये मेरा एक्सट्रीम हो गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पर ध्यान सुनो। ये तो मीन पर एक्स कितना था, 0। एक्स को 0 पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 0। बताते चलना है ना साथ में। मीन पर एक्स को 0 पुट करो, एक्स को 0 पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 0। एक्स को 0 पुट करो, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ½ k²। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मीन पर सारी की सारी टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मीन पर टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, क्योंकि मीन पर पोटेंशियल आ रहा था 0। सही बात है। अब धीरे धीरे मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने लगा, मान लो एक्सट्रीम पर पहुंच गया। मुझे बताओ एक्सट्रीम पर काइनेटिक कितनी होगी, 0। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, दो कैलकुलेट करके निकालो। एक्स को एक्सट्रीम पर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्सट्रीम पर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो बेटा ये कितना बनेगा, पोटेंशियल ½ k² तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्सट्रीम पर सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूं, मीन टू एक्सट्रीम जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी तो हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है बात। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, जब आप SHM करते हो तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ती जाती है, काइनेटिक कम होती जाती है, पोटेंशियल कम होती जाती है, काइनेटिक बढ़ती चली जाती है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की होती है ना, वो थ्रू आउट कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। सही बात, बहुत बढ़िया। चलो एक और पॉइंट करते हैं इसमें। अब हम ड्रॉ करना चाहते हैं कर्व बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो मैं टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कर्व ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, बताते चलो। ये हो गया एनर्जी, ये हो गया मेरा एक्स, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले लिख लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने ½ k x², काइनेटिक का लिखा मैंने ½ k a² - x², और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था ½ k a²। पहले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा बनेगा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व बनाऊं तो कैसा कर्व बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और कैसा बनेगा, अपवार्ड ओपन पैराबोला। कैसे पता चलता है, बात ध्यान से सुनना। एक वेरिएबल की पावर 1
और एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन हो, एक की मैक्सिमम पावर 1 एक की पावर 2, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ध्यान रखना। y is equals to x square is parabolic, x square equals to y is parabolic, y is equals to x square plus x plus 3 is a parabolic. एक वेरिएबल की पावर 1 एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, दिस इज नोन एज पैराबोलिक इक्वेशन। दूसरा पॉइंट, जिसकी पावर 1 हो ना उसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है। मेरे साथ साथ बोलो, जिसकी पावर 1 हो उसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। तो पहले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, कैसे ड्रॉ करें। मुझे पता है एक तो इसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा, जैसे x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 0। ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस ए, और ये आया मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये बताओ, x को प्लस ए पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, और x को मैं माइनस ए पुट करूंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी, x को माइनस ए पुट करूंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर ही आएगी। सही बात है, सेम ही आएगी, बिल्कुल। तो अगर हम x को चाहे मैं प्लस ए पुट करूं चाहे मैं माइनस ए पुट करूं, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आएगी। दिस इज, ये जो लाइन है ये मैं डिनोट कर रहा हूं हाफ के ए स्क्वायर। तो 3 पॉइंट मिल गए मुझे। जब मैंने x को प्लस ए पुट किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, जब मैंने x को माइनस ए पुट किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, और x को 0 पुट करने से पोटेंशियल एनर्जी 0। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ये वाला जो है, दिस इज अ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आशीष, मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं तीनों कर्व को इसी में ही बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज अ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं टोटल एनर्जी। दिस इज अ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता टोटल एनर्जी का कर्व कौन सा आएगा, टोटल एनर्जी का कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया आदेश है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी तो हमेशा हाफ के स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी का कर्व तो यही आएगा। ये जो कर्व आएगा दिस इज ऑफ टोटल एनर्जी। ऑलवेज कांस्टेंट। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के कर्व पे। काइनेटिक एनर्जी का कर्व कैसा बने, बात ध्यान से ना, बिल्कुल उल्टा कर दो, जो पोटेंशियल का है ना उसका उल्टा कर दो। जैसे बात ध्यान से सुनना, जब x को मैंने 0 किया, काइनेटिक एनर्जी देखो, जब x 0 है, जब x 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, टोटल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है। जब मीन पर होता है तो काइनेटिक मैक्सिमम होती है। बहुत बढ़िया। और जब एक्सट्रीम पर पहुंचा तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक 0। जब एक्सट्रीम पर पहुंचा तो वेलोसिटी 0, काइनेटिक 0। तो कैसा कर्व बनेगा, ऐसा। ये कर्व है। तो ये जो कर्व बनेगा दिस इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो कर्व है वो है टोटल एनर्जी का। सबको बढ़िया से बात आई बेटा समझ में, बिल्कुल अवधेश, है ना, है ना। तो ये क्लियर हुआ।
तो दिस इज अ कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की अगर हमसे पूछा जाए कि भैया तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, and the total energy is always remain the constant and the value is equals to half k a square. सबको बात है बेटा समझ में? चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन में अपन करेंगे आज, है ना। इसको मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं और एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो कि ये मुझे ना एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना है ना, क्वेश्चन में लिख दूंगा पर पहले मेरी बातों को समझते चलना, ठीक है। अभी ये जो ब्लॉक है ना वो एनएलपी पर है, मैं आपसे पूछता चलूंगा, मुझे बताते चलना। ये अपने एनएलपी पर है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, क्या जो इसका एनएलपी होगा वही इसका इक्विलिब्रियम होगा क्या? होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को यहां से पकड़ा और इसको खींचते हुए यहां तक ले गया, एक्स नॉट तक, ठीक है। बात ध्यान से ना, अभी लिखना मत, अभी पहले बात को ध्यान से समझना। यहां तक ले गया और यहां से मैंने ब्लॉक को रिलीज किया, ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। मुझे बता सकते हो क्या कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? बहुत बढ़िया देव भाई का, बहुत बढ़िया, हर्ष बिल्कुल सही, कार्तिक सही। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए तो मैंने लिखा ही नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो नितिन भाई, क्या हो गया? बिल्कुल एक्स नॉट। कैसे पता चला? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन और एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन, तो ये इसकी मीन पोजीशन है और जहां से रिलीज किया वहां पर वेलोसिटी कितनी, जहां से रिलीज किया वहां पर वेलोसिटी कितनी, 0, तो वो इसका क्या बन जाएगा? एक्सट्रीम। और मीन और एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन ही क्या होती है? एम्पलीट्यूड। क्या होती है? एम्पलीट्यूड। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। इसको मैं अब ए नॉट से ही लिख देता हूं, है ना, वो तो मैंने आपको, तो मैं ए ही लिख देता हूं। अगर मैं पहले ए लिखता तो आप ए चिल्लाने लगते कि सर ए होगा एम्पलीट्यूड, बिना सोचे समझे। तब हमें समझ में आ गया कि जितना मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जितना मैं इसको खींच के छोड़ूंगा वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। जितना मैं इसको खींच के छोड़ूंगा वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अगर मैं एक्स नॉट के बजाय 2x नॉट से डिस्प्लेस करके छोड़ता तो 2x नॉट क्या बन जाता है? इसका एम्पलीट्यूड बन जाता। बहुत बढ़िया। अब ये भाई मैंने यहां से छोड़ दिया, ये मीन पोजीशन है। अच्छा, मीन पोजीशन से यहां पर ए साइड तक है, तो इस साइड भी कितना जाएगा? ए ही जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट दोनों जगह सेम एम्पलीट्यूड का एसएचएम करता है, तो जितना माइनस ए में है उतना ही प्लस ए में, तो ए तक ही जाता। तो ये भाई जा रहा था ऐसे, जाते जाते जैसे ही ये मीन से a/2 तक पहुंचा, जैसे ये यहां पर पहुंचा, हमने क्या किया, यहां से एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको टपका दिया नीचे की तरफ, और ये जो ब्लॉक है वो इससे स्टिक हो गया, ये जो ब्लॉक है वो इससे स्टिक हो गया। ये मेरा क्वेश्चन है, तो पहले डायग्राम बनाओ, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड आउट, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। अ ब्लॉक, लिखते चलो साथ में, इनिशियली displaced by x naught and by a and released when it is at distance of a/2 from mean,
another block of mass m strike it vertically and stick to it. तो फाइंड आउट, आपको देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनिशियल और फाइनल का मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। सेकंड, initial time period of SHM and after time period of SHM. Third, new amplitude. And the fourth, total energy of SHM after collision. अब बात ध्यान से है ना, ये मेरे 4 क्वेश्चन है कि पहले मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, जब ये a/2 डिस्टेंस पर था मीन से दूसरी साइड, हमने दूसरे ब्लॉक को टपका दिया। ठीक है ना, बिल्कुल अंकित, है ना। ब्लॉक को पहले मैंने डिस्प्लेस किया a से, जब ये दूसरी साइड a/2 पर था दूसरे ब्लॉक को टपका दिया और ये उससे स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद अब मैंने आपसे पूछा है कि बताओ यार जो ओमेगा इनिशियल है बिफोर द कोलिजन कितना होगा, ओमेगा फाइनल कितना होगा, टी इनिशियल कितना होगा, टी फाइनल कितना होगा, न्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा एंड टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कितना होगा आफ्टर द कोलिजन। कैसे कैलकुलेट करें? चलो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता जाता हूं, सब लोग बात ध्यान से सुनना, कॉपी पेन छोड़ दो, है ना, आराम से मेरी बात सुनो। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर देते चलना। पहला पॉइंट ये बताओ, टकराने के बाद क्या पार्टिकल की मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी क्या? आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? ऐसा क्यों फील आ रहा है? बात ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन तभी चेंज होगी, बहुत बढ़िया, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। मीन पोजीशन तब चेंज होगी जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा भाई, जब ये इससे टकरा रहा है तो सारा का सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी मीन पोजीशन जो इसका इक्विलिब्रियम है वो पहले भी एनएलपी था और अभी भी एनएलपी होगा, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक दोबारा से एनएलपी पर पहुंचेगा इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। सबको बात आई समझ में? मैं बोल रहा हूं कि जो ब्लॉक टकरा रहा है ना वो वर्टिकली टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो मीन पोजीशन चेंज होती। क्लियर है? अभी तो मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो पहला पॉइंट कि भाई साहब ये वही टकराने के बाद उतनी ही उसी मीन पोजीशन के अबाउट यानी एनएलपी के अबाउट एसएचएम करेगा जैसे पहले कर रहा था। क्या ओमेगा चेंज हो जाएगा क्या? ओमेगा चेंज हो जाएगा, हो जाएगा कैसे? अरे भाई ओमेगा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आता है ना वो आता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, मास पे डिपेंड करता है। मास चेंज हो जाएगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। ओमेगा चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या एसएचएम की? एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या एसएचएम की? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभिनव? क्यों भाई? एनर्जी चेंज, अरे परफेक्टली। विच टाइप ऑफ कोलिजन, ये बताओ कौन सा कोलिजन है? अरे टकराने के बाद पार्टिकल क्या हो गया? स्टिक हो गया। कौन सा कोलिजन है? टकराने के बाद पार्टिकल स्टिक हो गया, कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। टकराने के बाद पार्टिकल स्टिक हो गया, चिपक गया, कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक।
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होती है, तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगी। तो टकराने से पहले की एनर्जी एसएचएम की और टकराने के बाद की एनर्जी सेम नहीं होगी। सबको कहानी समझ में आई? अब सब लोग कैलकुलेट करो फटाफट फटाफट, जब तक मैं कुछ रामायण लिख देता हूं आपके लिए, तो आप इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा। फटाफट सब लोग चालू हो जाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट डाल के एक पॉइंट कि इन दिस केस the mean position of SHM does not change because no horizontal force एक्टिंग। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेट करते हैं। पहला पॉइंट ये बताओ, टकराने से पहले ओमेगा इनिशियल कितना था? ओमेगा इनिशियल को मैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम बोल सकता हूं। टकराने से पहले तो एम मास का ही पार्टिकल था, सही बात है। तो इनिशियल टाइम पीरियड भी आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो कितनी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं इस क्वेश्चन में, है ना, मजा आ जाएगा। ओमेगा फाइनल की बात करें, ओमेगा फाइनल बता सकते हो कितना होगा? क्या मैं ओमेगा फाइनल को k बाय 2m लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ k बाय 2m, क्योंकि टकराने के बाद तो पार्टिकल स्टिक हो गया और टोटल मास m प्लस m कितना हो जाएगा 2m। तो टाइम पीरियड t फाइनल निकाल सकते हो, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाय k। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज रूट 2 ऑफ t इनिशियल। रूट 2 ऑफ टी इनिशियल। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड जो है एसएचएम का वो बढ़ गया कि कम हो गया? मास बेटा हमें सेम लिया है ना, मैंने कहा अलग अलग लिए? कहा अलग अलग दिख रहा है तुम्हें? मैं तो अपनी टैब में सेम ही लिख रहा हूं, कहा बताओ। ठीक है, ये होता टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया यार, इंक्रीज हो गया। कितने टाइम से? रूट 2 टाइम्स। तो टकराने के बाद जो एसएचएम कर रहा था ब्लॉक, वो थोड़ा धीरे करने लगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। प्रीवियस का कितना टाइम्स हो गया? रूट 2 टाइम्स हो गया। बहुत बढ़िया, ये सेकंड का आंसर आ गया। अब आते हैं न्यू एम्पलीट्यूड। ये तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा क्या? अवदेश क्यों नहीं होगा? अरे होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा बोलो, क्यों होगा ये बोलो। अभी तो समझाया। एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है एसएचएम की हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना। तो टोटल एनर्जी चेंज हो रही है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। तो न्यू एम्पलीट्यूड निकालते हैं। अब ये तो न्यू एम्पलीट्यूड कैसे निकालें? तो न्यू एम्पलीट्यूड के लिए हम जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। ये हम अप्लाई करने वाले हैं P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। लेकिन दिमाग में आता है कि अगर मान लो मैं इन दोनों को लेके, ये तो लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब करा सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में कराना है, कब करा सकते हैं?
व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाए, 0। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा एक्स डायरेक्शन में, तब मैं एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सकता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूंगा तो अभी स्प्रिंग तो लग ही रहा है ना। अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूंगा तो अभी स्प्रिंग तो लग ही रहा है, तो मैं लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व करा पा रहा हूं भाई? क्योंकि स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है, आलसी। कैसा फोर्स होता है, आलसी, नॉन इंपल्सिव, कंजर्वेटिव नहीं। कैसा होता है, कुछ भी लिख रहे हो यार, नॉन कंजर्वेटिव। अरे यार, अरे भाई ध्यान से सुनना, स्प्रिंग जो होता है ना वो स्लो एक्टिंग फोर्स होता है, नॉन इंपल्सिव होता है, ठीक है। क्योंकि वो एक आलसी फोर्स है। स्प्रिंग को कंप्रेस और एलोंगेट होने में वक्त लगता है, और कभी भी कोलिजन जैसे फोर्सेस लग रहे हो जो धमाका करते हैं, तो कभी भी कोलिजन जैसे फोर्स जो धमाका करते हैं, जो इंपल्सिव फोर्स लगाते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में हम नॉन इंपल्सिव लाइक ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कंसेप्ट, इन प्रेजेंस ऑफ impulsive force like gravitation, sorry, in presence of impulsive force non impulsive force like gravitation, spring can be neglected। क्लियर है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, एकदम ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो मैं अब लगा सकता हूं ना, अब बात ध्यान से सुनो, अब लगाते हैं P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। चलो अप्लाई करें। क्या मैं P इनिशियल को M इंटू वी इनिशियल लिख सकता हूं? P इनिशियल को M इंटू वी इनिशियल लिख सकता हूं? क्या मैं P फाइनल को 2M इंटू वी फाइनल लिख सकता हूं क्या? समझ में आया ना? इनिशियली मास m, वेलोसिटी देखो टकराने से, ये है टकराने से जस्ट पहले, ये है जस्ट बिफोर द कोलिजन, और ये है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। सही है? तो ये उड़ गया। ये तो वी इनिशियल को क्या लिखें, वी इनिशियल लिखना चाह रहा हूं। कोलिजन कहां पर हो रहा है, देखो हम जस्ट बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी और जस्ट आफ्टर द कोलिजन लिख रहे हैं। कोलिजन x इक्वल्स टू 0 पर हो रहा है क्या? मीन से कितनी दूरी पर हो रहा है? अरे मीन से कितनी दूरी पर हो रहा है? मीन से कितनी दूरी पर हो रहा है? a/2 पर हो रहा है ना। तो मुझे बताओ वी इनिशियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वी इनिशियल को मैं ओमेगा इनिशियल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, पहले वाला तो एम्पलीट्यूड 8 था, एक्स कितना था, a/2। वी इनिशियल इज ओमेगा इनिशियल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना था, a/2। एक्स a/2 क्यों लिखा, सबको समझ में आया? क्योंकि जहां पर जस्ट बिफोर द कोलिजन जो पार्टिकल की लोकेशन है वो a/2 है। बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये बनेगा ओमेगा फाइनल अंडर रूट ऑफ नया एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड को मैं a डैश बोल देता हूं, a1 बोल देता हूं, a1 स्क्वायर माइनस अरे कार्तिक कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है बेटा, वो पहले से एसएचएम कर रहा है। एसएचएम करने के साथ साथ वो उसके साथ चिपक गया आके, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा।
अब दोनों को सिस्टम ले लिया हमने, क्लियर है। चलो तो ये आते हैं, दिस इज 2 into v final, v final is omega final into अंडर रूट ऑफ नया एम्पलीट्यूड a डैश माइनस, ये वाली लोकेशन तो अभी भी a/2 ही होगी, क्योंकि जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो मैंने लिखा v इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। v फाइनल को लिखा ओमेगा फाइनल अंडर रूट ऑफ नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। क्लियर है। करना क्या है, अब थोड़ी सी वैल्यूज को और लिखें। क्या मैं ओमेगा इनिशियल को अंडर रूट ऑफ k/m लिख सकता हूं? इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3a² 4 इज इक्वल टू 2। ओमेगा फाइनल अगर मैं लिखूंगा तो ओमेगा फाइनल को अंडर रूट ऑफ k/2m लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ये बनेगा a1 स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो और फटाफट फटाफट आंसर देखो। ये तो चला गया भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और फटाफट आंसर देखो कितना आएगा। तो आप जब स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा 3a² 4, ये 2 का 4 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, ये बनेगा a1 स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो बनेगा 3a² 8 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर माइनस a² 4, तो ये बनेगा 2 और ये 3, ये बनेगा 5a² 8। तो a1 जो आएगा ना ये आएगा अंडर रूट ऑफ 5/8 ऑफ a, ये आंसर आएगा। टीपना नहीं है, सब लोग खुद कैलकुलेट करो। अभी ना सोचो ना मीन पोजीशन क्यों चेंज होगी, आप बताओ। मीन पोजीशन तब चेंज होती है बच्चे जब हम उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। मीन पोजीशन पहले भी एनएलपी थी, अभी भी जैसे ही ब्लॉक एनएलपी पर पहुंचेगा उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल मतलब फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम डिवाइड बाय यू, ये क्या है बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला है किस्ती जी? वैसे कोई भी अपनी मर्जी से फॉर्मूले बना रहे हो बेटा। ये फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया, क्लियर है। अच्छा फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया, अब मुझे बताओ एनर्जी कैसे निकालें। अब देखो अब आसान है। ये फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया और अगर मैं एनर्जी की बात करता तो एनर्जी इनिशियल बता सकते हो, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी को मैं हाफ के a² लिख सकता हूं, और आफ्टर कोलिजन एसएचएम की एनर्जी कितनी थी? हाफ के एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ 5/8 ऑफ a का होल स्क्वायर, ये बनेगा 5/16 ऑफ k²। तो मैं से बोल सकता हूं फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ इनिशियल एनर्जी। ये आंसर आएगा। सबको कहानी समझ में आई बढ़िया से? क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, बात ध्यान सुना, ये ब्लॉक की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने दूसरे ब्लॉक को कहां पर गिराया। ये ब्लॉक की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है आपने दूसरे ब्लॉक को कहां पर गिराया। फॉर एग्जांपल, चलो अगर आप बोल रहे हो कि सर समझ में आ गया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन।
ये कैपिटल एम ब्लॉक है ना, ये स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम परफॉर्मिंग SHM a block of mass small m capped on it when it is at mean position. Find out capital M performing SHM of amplitude A. Amplitude A, ठीक है। Find out new amplitude of SHM. क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अ ब्लॉक M performing SHM of the amplitude A block of mass small m capped on it when it is at mean position, find out the new amplitude of SHM. तो मैं कैसे निकालता, एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका सबको समझ में आया? एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? बाय लीनियर मोमेंटम। बोलो जल्दी साथ में। बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या करता, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल को मैं क्या बोलता, m इंटू वी इनिशियल इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी फाइनल। जल्दी जल्दी बोलते चलना, क्या ये सही है? इसमें किसी को डाउट? अंकित मास अलग अलग है, एक छोटा m एक बड़ा m। ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को भी डाउट है? सबको क्लियर हो रही है बात बेटा यहाँ तक? चलो ये बताओ, क्या मैं v इनिशियल को अब a इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल लिख सकता हूं क्या? क्या मैं v इनिशियल को a इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना। अब मैंने ओमेगा अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? मैंने वही लगाया है, लेकिन मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कौन सी लोकेशन पे करा रहा हूं, कौन सी लोकेशन पे लगा रहा हूं? जहां पर कोलिजन हो रहा है, और वो कोलिजन कौन सा है? मीन पोजीशन। मीन पर एक्स कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया। टकराने के बाद ये मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो गया ओमेगा फाइनल इंटू वी फाइनल को ओमेगा फाइनल इंटू ए फाइनल लिख सकता हूं, क्योंकि टकराने के बाद भी मीन पोजीशन चेंज नहीं हुई। टकराने के बाद भी मीन पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। बस हो गया सॉल्व। अब आसान है, देखो ये बनेगा कैपिटल M इनिशियल एम्पलीट्यूड A, इनिशियल ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ओमेगा फाइनल इज अंडर रूट ऑफ k अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a फाइनल। ये चला गया, यहां से आंसर आ गया। यहां से a फाइनल जो आएगा बेटा आपके पास आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a इनिशियल। ये रहेगा। सबको बात बढ़िया से समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है यहां तक सबको? चलो, तो ये तो बात हुई आज की पढ़ाई की, ठीक है, क्योंकि आज हमें डिस्कशन करना है, मेरा मेन फोकस डिस्कशन पर है। तो आज हम डिस्कशन की बात करेंगे, क्योंकि उससे भी हमें सीख नहीं पाचा। डिस्कशन के नाम पे भागना मत, है ना। डिस्कशन वैसा नहीं होता है मेरा कि भाई हो गया, ठीक है। बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके नोट्स में भी काम आएंगी, है ना। ऐसा नहीं डिस्कशन के नाम पे भाग जाओ।
ये सब जो तुम्हारी आदत है ना गंदी गंदी, वो चेंज करनी है। नहीं अंकित है ना, चक्कर क्या होगा बेटा, एक और क्वेश्चन देंगे ना पूरा समय चला जाएगा, हमें डिस्कशन करना है, तो पहले शीट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसे मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। चलो आते हैं ओ एक्सरसाइज पे, ओ दिया था ना, बिल्कुल। ओ के कौन से क्वेश्चंस दिए थे, 1 2, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, 1 to 12। क्वेश्चन नंबर 1 बताते चलना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या, हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता चलता हूँ, बात ध्यान से सुनना, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं लिखता x इज इक्वल्स टू ए, मैं अगर सपोज ए भी ना लिख के थोड़ा सा और आसान कर दूं, x इक्वल्स टू साइन ऑफ टी स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ना, बात ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक तो होता है, हाँ सॉरी ऑसिलेटरी तो होता है, बट नॉट पीरियोडिक होता है। ऐसा क्यों, बात ध्यान से सुनना, पीरियोडिक तभी होगा व्हेन रिलेशन बिटवीन फेज एंड टाइम लीनियर आएगा। बात ध्यान से सुनना है ना, मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ये है फेज, तो फेज है टी स्क्वायर, और टाइम जो है वो है टी, ठीक है। जैसे टी को 1 सेकेंड पुट करो, बताओ फेज कितना आया 1। टी को 2 सेकेंड पुट करो, फेज कितना आया 4। टी को 3 सेकेंड्स पुट करो, बताओ फेज कितना आया 9। टी को 4 सेकेंड पुट करो, फेज कितना आया 16। बात ध्यान से सुनना, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम डिफरेंस में क्या फेज डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक तभी होगा जब सेम टाइम इंटरवल में फेज डिफरेंस भी सेम हो। इन सेम टाइम इंटरवल फेज डिफरेंस भी सेम हो। क्लियर हो रही है बात, इसलिए ये जो रहेगा दिस इज ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, सी आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक सबको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड हो गया क्या, हो गया बेटा सबका, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट है किसी को, हो गया, डाउट है तो डाउट लिख देना, हो जाए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड थर्ड में क्या डाउट है भाई, थर्ड कैसे पूछ लिया। y इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ पाई टी प्लस 4 पाई, ये इक्वेशन है। तो अगर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड तो हो गया 5, और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा पाई है, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम आ जाएगा 2, हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या डाउट है यार, ये किसकी इक्वेशन है, बोलो, ये एसएचएम की इक्वेशन है ना, मैंने पढ़ाया था। कौन सी इक्वेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टेड एसएचएम। तो बस इसने बोला था मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये एसएचएम की इक्वेशन है, दिस इज द शिफ्टेड एसएचएम एंड द फॉर द गिवन द डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसने बोला दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बिल्कुल सही बोल रहा है, नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ही आएगा। एक्चुअली जब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे दिस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का x माइनस 4 आएगा, तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, माइनस के x माइनस 4 के प्रोपोर्शनल आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही बोल रहा है, पहला झूठ बोल रहा है, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ हो गया। बेटा कभी भी जैसे मान लो इसकी इक्वेशन लिखनी है, आप तो जनरल इक्वेशन लिखो। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बोलते चलो। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ -2a लिखा हुआ है ना। एम्पलीट्यूड को कभी नेगेटिव नहीं लिखते, हम तो 2a ही लिखेंगे, हम तो 2a ही लिखेंगे। माइनस माइनस फेज देगा, तो x इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 फेज। ये बताओ कहां से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, नेगेटिव एक्सट्रीम से, और नेगेटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज कितना होता है 3π/2। बस हो गया सॉल्व। इसको रीअरेंज करोगे तो ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, a/√2 मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। कौन सा क्वाड्रेंट है, a/√2 मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला कर्व कौन से क्वाड्रेंट का है, ये वाला बी वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। यही बचा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा, डाउट है 6 में, डाउट है, ठीक है मैं समझाता हूं। बढ़िया क्वेश्चन। सब लोग बात ध्यान से सुनना है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एट t इज इक्वल्स टू 3t/4 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, a/√2 है, मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड ना, बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 है, आफ्टर t इक्वल्स टू 3t/2 पार्टिकल का ग्राफ कैसा होगा। तो ये बताओ ये अभी कहां पर है 3t/4 पे, और ये पूछ रहा है मुझसे 3t/2 पे, ये पूछ रहा है। तो पहले तो फेजर बनाते हैं। मुझे बता अभी पार्टिकल कहां पर है, t इज इक्वल टू 3t/4 पे पार्टिकल कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या पार्टिकल यहां पर होगा, नहीं होगा, यहां पर। ये बताओ कितने एंगल पर, ये एंगल कितना होगा, a/√2 है ना, a/√2 का मतलब π/4। बहुत बढ़िया, पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से सुनो। अभी ये 3t/4 पर है, ये मुझसे पूछ रहा है 3t/2 पर क्या होगा। मुझे बताओ टाइम में कितना आगे चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 3t/4 ही आ गया। अगर इतना टाइम डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 3t/4 अगर टाइम डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। क्या इसको फेज में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, 3π/2। अरे 3π/2 टाइम से फेज में जाओगे तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, डबल। 3t/4 का मतलब फेज कितना हो गया 3π/2। 3π/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई प्लस π/2। क्या मैं पाई प्लस π/2 को पाई प्लस π/4 प्लस π/4 ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इधर देखो, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। यहां था कब, t इज इक्वल टू 3t/4 पे। अब इसको 3t/4 यानी कितना फेज और कवर करना है, t इक्वल टू 3t/2 पहुंचने के लिए कितना फेज और कवर करना है, 3π/2 यानी पाई प्लस π/4 प्लस π/4। तो बात ध्यान सुनो, यहां से चल के यहां तक आया, कितना फेज कवर कर लिया
π/4। फिर यहां से चल के यहां तक आया, कितना फेज और कवर कर लिया, पाई। कितना और करना है, π/4। यहां से चल के यहां तक आ गए, हो गया। तो दिस इज π/4, दिस इज पाई और π/4 फाइनली यहां पर आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कितना है, π/4, π/4 का मतलब ये कितना होगा, a/√2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये बन गया ग्राफ a/√2। ये आंसर आ गया। कब प्लस माइनस ले रहा हूँ यार मैंने कब बोला अंकित कौन सा प्लस कौन सा माइनस ले रहा हूँ, मैंने कब माइनस प्लस यूज किया मुझे बताओ। मैंने ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है, प्लस माइनस तो मैं कहीं और सीखा है फिर। ठीक है चलो, फेज के लिए मैंने कब माइनस लिया बताओ ना, फेज के लिए कभी मैंने माइनस लिया क्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ही था ना ये तो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, 7 भी डिस्कस करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हैं, शीट को बढ़िया से समझेंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझना। इसने बोला है कि भाई साहब हमने जो ग्राफ दे रखा है इसमें पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इफ t/4 इज टेकन एज स्टार्टिंग टाइम। ये बताओ जनरली हम स्टार्टिंग टाइम क्या लेते हैं, जनरली हम स्टार्टिंग टाइम क्या लेते हैं, 0। तो बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग टाइम क्या दे रखा है, मैं भूल गया, तो मैंने t=0 को ही स्टार्टिंग टाइम लेके मैं तो सॉल्व कर दूंगा। मैंने इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन पे टूट पड़ा। मुझे बता सकते हो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। कितनी दूरी पर, a/2, a/2 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब π/6। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो फेज होगा वही थीटा होगा, तो दिस इज π/6। लेकिन इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ की, इसमें गड़बड़ हो गई, मैंने t=0 को स्टार्टिंग ले लिया। क्या मुझे t=0 को स्टार्टिंग लेना है क्या, मुझे t=0 को स्टार्टिंग नहीं लेना, मुझे t=t/4 को स्टार्टिंग लेना है। तो मुझे समय में आगे चलना पड़ेगा t/4, समय में आगे चलना पड़ेगा t/4, और t/4 अगर समय में आगे चला तो मैं इसको फेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, t/4 का मतलब फेज कितना, कितना, अरे t/4 का मतलब फेज कितना, अरे टाइम से फेज में आओगे डबल कर दोगे, π/2। तो मुझे ये मैंने इक्वेशन t=0 को रेफरेंस लेके मान ली, लेकिन मुझे t=t/4 को रेफरेंस लेके माननी थी। तो मुझे एडिशनल फेज और ऐड करना पड़ेगा, और कितना ऐड करना पड़ेगा, π/2। तो फाइनल इक्वेशन बताओ, याद है, तो दिस इज x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये बनेगा बेटा आपके पास 3π/4 2π/3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में अब किसी को डाउट है ना, तो अभी जो मैंने समझाया है ना, तो इसको एक बार री अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछना, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो उसको री अटेम्प्ट करो, अब समझ में आ जाएगी बात। नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ क्या? डाउट है किसी को? 9 आसान है यार नितिन, मैं समझाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय अभी हमारे पास, अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। आप ऐसे समझो, मैं एसएचएम को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो ये मीन है और ये एक्सट्रीम, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, एसएचएम सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? फिजिक्स सबको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलो, है ना? बिल्कुल साथ में चलते रहेंगे, और जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा ना, तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सबसे बढ़िया तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करने की आपने काबिलियत आ जाएगी, है ना? चलो आगे चलते हैं। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम passes through A to B where the velocity is same as 2 सेकंड। अब इसको समझें पहले, मुझे बताओ वेलोसिटी कहां पर सेम होगी? देखो मैं समझाता हूं आपको, है ना? इसको अगर मान लो पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है ना इस तरह का, अच्छा बताओ मीन से, ये अगर मीन पोजीशन है, मीन से एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल कहां जा रहा होगा? अवे फ्रॉम द मीन। और यहां पर पार्टिकल कहां जा रहा होगा? टुवर्ड्स द। ये बताओ, ये जो पोजीशन मैंने लिखी है 1 और ये जो पोजीशन लिखी है 2, क्या 1 और 2 पर वेलोसिटी सेम है क्या? 1 और 2 पर वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं। स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। स्पीड इसलिए सेम है क्योंकि ये भी मीन से एक्स डिस्टेंस पर है और ये भी मीन से एक्स डिस्टेंस पर है। जब आप यहां पर भी स्पीड लिखोगे तो दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज डिफरेंट। स्पीड की डायरेक्शन अलग अलग है, वेलोसिटी सेम नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैं मीन से यहां पर आ जाता एक्स पे, तो ऐसे आता अवे फ्रॉम द मीन टुवर्ड्स द मीन, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर जाता अवे और यहाँ पे टुवर्ड्स। अगेन ये हो गया 3, ये 4। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे स्पीड सेम होगी इन चारों पॉइंट पे, है ना? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन चारों पे स्पीड कैसी होगी? इन चारों पे स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि मीन से सेम डिस्टेंस पर है। तो दिमाग में बिठा लेंगे, अगर पार्टिकल मीन से सेम डिस्टेंस पर है तो हमेशा उसकी स्पीड कैसी रहेगी? सेम होगी। मीन से अगर पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर है तो स्पीड सेम होगी। वेलोसिटी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वेलोसिटी कौन कौन से पॉइंट पे सेम होगी? मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 और 3 पर वेलोसिटी सेम होगी, 2 और 3 पर वेलोसिटी सेम होगी। तो वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 3 और 1 और 4 पे सेम होगी। क्लियर है? बस इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, बस ध्यान से सुनो, आप सब लोग रीड करो। इसने बोला टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम टू पास थ्रू द पॉइंट ए टू बी वेयर द वेलोसिटी इज सेम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी सेम तो तभी होगी जब मीन से सेम डिस्टेंस पर यहां पर पार्टिकल हो, उतना ही मीन से उतनी दूरी पर यहां पर पार्टिकल। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होंगी ना? इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होगी। बहुत बढ़िया।
अब इसने बोला है कि ए से बी आने का समय कितना लगता है। अब बहुत आसान है, ए से बी आने का समय कितना लगता है। ये कह रहा है भाई कि ए से बी आने में 2 सेकंड लग जाते हैं। सही है। अगेन अनदर 2 सेकंड फ्रॉम रिटर्न टू बी। बी से दोबारा बी आने में, तो बी से दोबारा बी, यही तो बी है। अरे ये ऐसे थोड़ी ना मोशन कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना। तो बी से दोबारा बी आने में कितना समय लगता है, 2 सेकंड। मेरे तरीके अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगी फिजिक्स, है ना। बी से दोबारा बी आने में 2 सेकंड। अच्छा तो बी से ए आने में कितना समय लगेगा। जितना समय ए से बी आने में लगा, बी से ए आने में भी उतना ही लगेगा, 2 सेकंड। और ए से दोबारा ए आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। क्यों लगेंगे। जितनी दूरी पर ए बी मीन से था, उतनी ही दूरी पर ए भी मीन से है। बी मीन से एक्स दूरी पर था, तो ए भी मीन से एक्स दूरी पर है। तो बी को अगर दोबारा बी आने में 2 सेकंड लगते हैं, तो ए को भी दोबारा ए आने में 2 सेकंड लगेंगे। आ गया आंसर। जोड़ दो, एक चक्कर घूम जाओ। 2 4 6 8, एक चक्कर कंप्लीट। तो आंसर आएगा 2 + 2 + 2 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 8 सेकंड। बहुत बढ़िया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हो अंकित सर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो कितने पॉइंट्स पर सेम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बेटा, वो तो मीन पर दो, एक ही पॉइंट पर मीन पर ही मैक्सिमम होगी। पर मीन में 2 तरह से हो सकती है, एक बार मीन से राइट साइड में जाते वक्त और एक बार मीन से लेफ्ट साइड में जाते वक्त। सेम नहीं ले सकते बेटा, दोनों पॉइंट को सेम कैसे ले सकते, दो अलग अलग पॉइंट है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10th हो गया। 10th में देखो प्रथमेश, चलो बात ध्यान से सुनना। स्पीड सेम तो बिल्कुल 4 पॉइंट पर स्पीड सेम होगी, एक ऐसे चलने, और 2 पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। A bob is attached to a long light string. The string is deflected by 3 degree initially with respect to vertical. बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एक बॉब है, मैंने इसको डिफ्लेक्ट किया, ये इसकी मीन पोजीशन। बताओ मीन से कितना डिफ्लेक्ट किया, बोलते चलो तो मजा आएगा। मीन से कितना डिफ्लेक्ट किया, ये डिफ्लेक्ट किया ना 3 डिग्री, बहुत बढ़िया। और यहां से रिलीज किया, कोई बात नहीं, जहां से रिलीज किया वहां पर वेलोसिटी कितनी, 0। यानी मैंने मीन से नहीं रिलीज किया, एक्सट्रीम से किया, ये हो गया। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं लिखना चाहता हूं x = a sin of ओमेगा t + phi, यही तो लिखना। बात ध्यान से सुनना, मीन से एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन क्या होती है, मीन से एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड। और अगर मैं इसको एंगुलर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखता तो क्या मैं 3 डिग्री लिख सकता था क्या, एंगुलर एम्पलीट्यूड इसका। मैं अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड की टर्म में बात करता, एंगल की टर्म में, तो 3 डिग्री लिख सकता था बिल्कुल। तो ये 3 डिग्री साइन ऑफ ओमेगा कैसे निकालें। अच्छा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t = 2π√L/g होता है। क्या मैं टाइम पीरियड को 2π/ओमेगा भी लिख सकता हूँ, 2π से 2π चला गया, ओमेगा √g/L आ जाएगा, आ जाएगा। g की वैल्यू π² दे रखी है आप, और L है 1, तो ओमेगा की वैल्यू पाई आ गई, तो πt प्लस फाई पर आते हैं। मुझे बता सकते हो फाई कितना होगा, इनिशियल फेज, क्या इनिशियल फेज प्लस का π/2 होगा क्या, इनिशियल फेज क्या प्लस का π/2 होगा क्या, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ रहे हो आप,
पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा गया है, तो t को 0 पे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम का इनिशियल फेज प्लस का π/2 होता है, ये आंसर आ गया। एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, इसको cos लिख सकते हो, तो ये बनेगा 3 डिग्री cos ऑफ π, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला बेटा, चलो मैं समझाता हूँ। 12 आसान है पर है अच्छा क्वेश्चन। A particle performing with the SHM of the time period t amplitude a, the mean velocity of the particle over the time interval which is travel a distance a/2 from the extreme। बात ध्यान से सुनना, इसने बोला एक्सट्रीम से, जैसे मान लो ये है ए, एक्सट्रीम से कितना, एक्सट्रीम से a/2 जब चलेगा तो इसको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज, ये पूछा एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल। बात ध्यान से सुनना, कभी भी एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ लेना तो एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। मुझे बताओ यहां से एक्सट्रीम से a/2 पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया कितना, a/2। बस मुझे समय ही तो निकालना है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा। ये बताओ जब एक्सट्रीम से a/2 चला तो मीन से भी कितनी दूरी पर रह गया, एक्सट्रीम से a/2 चला तो मीन से भी कितनी दूरी पर रह गया। मैं हर चीज मीन से निकालता हूं, मीन से a/2 का मतलब, मीन से a/2 का मतलब π/6 होता है, एक्सट्रीम से a/2 का मतलब π/6 नहीं होता, मीन से a/2 का मतलब π/6 होता है। सबको समझ में आ रही है बात। और अगर ये π/6 है, मीन से एक्सट्रीम का फेज कितना होता है, π/2, ये टोटल π/2 है, ये π/6 है, तो ये बचा हुआ फेज आ गया, ये फेज आ गया, बोलो कितना हुआ, π/2 माइनस π/6 कितना हुआ, π/3। और अगर ये फेज π/3 है, यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस π/3 है, तो समय कितना लगेगा इसको, यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, बोलो भाई। बहुत बढ़िया, π/3 का मतलब t/6, तो t/6 आंसर आ गया, 3a/t, ये आंसर आ गया। सबको अच्छे से समझ में आ रही है बात, बढ़िया से, बहुत ही आराम से मैंने रेस टाइम लेके डिस्कस की है, लेकिन अगली बार से समय हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट्स भी ज्यादा होने चाहिए, है ना, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स हम डालें आज से। क्लियर हो रही है बात बेटा यहाँ तक, चलो ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास इसका। और रेस 1 की अगर हम बात करें तो मैं इसकी आपको आंसर की यहाँ पर मैंने डाल दी है, ये रेस 1 की आंसर की है, ठीक है। इसको डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए, आज थोड़ा सा जल्दी मैं 5-10 मिनट पहले क्लास को बंद करूंगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रेस नंबर 1 की आंसर की, होमवर्क की अगर बात करें तो मैं थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा, होमवर्क भी अपलोड कर दूंगा, और आपको शीट में से कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी अपलोड कर दूंगा। कुछ दिनों में एससीबी में से भी करेंगे, बट अभी शीट में से अपलोड कर दूंगा, और फिर रेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको बात आ रही है समझ में, ओके। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की, और आप लोगों का सारा टाइम आज ऐसे ही चला गया, है ना। तो कोई नहीं, आप संडे को पतंग उड़ा लेना, ठीक है। चलो, डिस्कशन पेपर में बिल्कुल आपको सेंड कर दूंगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।